नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेश शर्मा। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। वो इश्यू है अभी जंतर मंतर पर चल रहा सोनम वांगचुक का आंदोलन का, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब पता नहीं क्या क्या होने लग गया है। इस मुद्दे को लेकर मैं प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री, ज्योतिषी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक पंडित सतीश शर्मा जी के पास आपको लिए चलता हूँ। सतीश शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार साहब, ये जो सोनम वांगचुक वाला जो आंदोलन अभी आरंभ हुआ है जंतर मंतर पर, इस पे कई बार बहुत सारे पिछले आंदोलनों को देखे, चाहे शाहीन बाग हो, किसान आंदोलन हो, चाहे उसके पहले अरविंद केजरीवाल वाले आंदोलन हो, घूम फिर के ज्यादातर पात्र वही नजर आते हैं। आप इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? एक छोटी सी बात हो रही है कि क्या इन चीजों का अमेरिका से या कुछ खास पुरस्कारों से कोई संबंध है, लगता है आपको? राजेश जी, आप बहुत नामी पत्रकार रहे हैं। आपको कुछ लोगों का इतिहास तो ज्ञात रहेगा ही, जिन जिन को इस देश में मैग्सेसे अवार्ड मिला है। गौर करना आप, सोनम वांगचुक है, अरविंद केजरीवाल हैं, मदर टेरेसा हैं। मैं लिस्ट लाया हूँ, इसलिए लगूँ कि मैं थोड़ा एक पेपर का सहारा लूँगा। ये सारे लोग ऐसे पात्र हैं जिनको डीप स्टेट द्वारा प्रोबेबल लीडर्स के रूप में या क्रांतिकारियों के रूप में आइडेंटिफाई की जाकर फिर उनका लगातार प्रमोशन होता है और वे उनकी असल भूमिका 10-15 साल बाद आती है, जब तक कि डीप स्टेट उनको स्थापित कर चुका होता है। आप पत्रकार रहे हैं तो रवीश कुमार का नाम भी इस लिस्ट में है। नहीं, मैं ये कि किस तरीके से प्लान किया जाता है, या हाँ, आप प्रोसेस थोड़ा सा जैसे उदाहरण के लिए रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने फिलीपीन के राष्ट्रपति की स्मृति में मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना की। सरकार की सहमति लेकर इस अमेरिकन फंड ने मैग्सेसे अवार्ड देना शुरू किया। मैग्सेसे अवार्ड धनी लोगों को नहीं दिया जाता, पेज 3 पीपल को दिया जाता है। इसलिए पत्रकारिता, पर्यावरण से संबंधित मामले हैं, ऐसे मामले जिनमें धन तो नहीं होता पर अखबार के पेज 3 पर उनका चेहरा आ जाए तो उनको उभारना आसान होता है। मैं खुद जानता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, अखबारों में, टीवी पर हमारा नाम आता है, पर बहुत सारे धनी लोगों का नाम नहीं। क्यों? अखबार गुणी लोगों को चुनता है, पेज 3 गुणीजनों का होता है या चैरिटी के कामों का होता है। तो इनको चयन करके आगे बढ़ाया जाता है। भारत में एक मेघा पाटकर भी हुई हैं, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। डीप स्टेट यह देखता है कि जो जो प्रोजेक्ट भारत में सफलता की ओर ले जाएं, जिनसे भारत का विकास हो, तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता, और कोई देश इतना नहीं करता, चीन या अमेरिका करते हैं, कि भारत जिन बातों से आत्मनिर्भर हो और आगे जाए, उन सारे प्रोजेक्ट्स में कैसे अड़ंगा डालें। इसलिए जितने भी आंदोलनकार यहाँ हुए हैं, उनकी बैकग्राउंड में यही सब है। इस डीप स्टेट में जर्नलिज्म भी शामिल है,
कोर्ट्स में भी तक में भी लॉबिंग थी और इनके पक्ष में आदेश दिए जाते थे। अब भारत के राजनीतिक दल भी अगर डीप स्टेट के शिकार हो जाएं और न्यायालय को या पार्लियामेंट को या प्रेस को प्रभावित करने लगें अपने फैसलों से, तो डीप स्टेट को मदद मिलती है और ये सब पैसा पाने वाले लोग हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। अरविंद केजरीवाल को उभारा गया, मेघा पाटकर को उभारा गया। सोनम वांगचुक भी पुराना खिलाड़ी है। उसकी पहली पत्नी जो थी रेबेका नॉर्मन, अमेरिकन थी। उसका संबंध उन संस्थाओं से था जिनमें जॉर्ज सोरोस या रॉकफेलर फंड की भूमिका थी। ऐसा माना जा सकता है कि ये एक प्रायोजित विवाह था और जब इनकी भूमिकाएं थोड़ी थोड़ी अलग हो गईं तो 24 साल के विवाह के बाद उनमें तलाक हो गया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी अंगमो है जो यहाँ के हैं, पर उनका अमेरिकन कनेक्शन कब से शुरू हुआ? 2009 में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप जीती थी उन्होंने। प्रतिभाशाली तो थी, अमेरिकन हो गया। फिर उनका यूके से भी संबंध है, चेवनिंग फेलो हैं वो। ये यूके गवर्नमेंट और पार्टनर्स के द्वारा फंडेड है। चार्टर्ड बैंक जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। भारत के में यूके की भी भूमिका संदिग्ध है, जिनमें बीबीसी का नाम सबसे ऊपर है। ये सब एंटी इंडिया लॉबी है। जॉर्ज सोरोस खुलेआम कहता है कि मैंने इतने अरब डॉलर भारत की सरकार को पलटने के लिए रखे हैं। क्यों रखे हैं? एक राजनेता जो भारत में सांसद हैं, मोदी ने उनको बाहर नहीं निकाला, सांसद बनाए रखा। वो फाइनेंस मिनिस्टर ही बनना चाहते हैं भारत के। क्यों? भारत का फाइनेंस मिनिस्टर ही अमेरिका के सबसे ज्यादा काम का है, जिससे उससे पॉलिसी बनवाई जा सके। अमित शाह, नरेंद्र मोदी इन सबको बहुत अच्छी तरह पहचान गए। जैसे इन दिनों अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट क्यों अटक रहा है? अमेरिका अपने माल को बेचने के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है। वो माल ऐसा है जो भारतीय कृषकों की आजीविका को लात मारता है। यहां डीप स्टेट और ट्रंप मिल गए हैं आपस में। यहां पंजाब में दाल को लेकर कोई ऐसे डिसीजन लिए गए कि यहाँ की नहीं बिकती थी और अमेरिका से, कनाडा से आयात होती थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी। ये अपने आप को दुनिया के अर्थशास्त्री बताते हैं। भारतीय जनता को गरीब बनाने में मनमोहन सरकार की भूमिका बहुत ऊंची रही है। और जो रिजर्व बैंक का गवर्नर था वो भी कुछ ऐसा ही था, जो कि आइडेंटिफाई नहीं हुआ, परंतु गवर्नर रहा और उसकी नीतियां देश को बर्बाद करने वाली थी। याद रहे, राजन के समय ही, रघुराम राजन के समय ही इतनी करेंसी भारत में आई, नकली छप के पाकिस्तान से इतनी आई कि नोटबंदी के बाद भी बहुत बड़ी मात्रा में इंडियन करेंसी मार्केट में बची रही। नरेंद्र मोदी पर आक्षेप लगाते हैं लोग, परंतु याद रहे पाकिस्तान बर्बाद ही इस कारण से हुआ। और फिर कुछ लोग बर्बाद होंगे क्योंकि प्लास्टिक के नोट आ रहे हैं और अब जो चल रहे हैं जितने भी नोट हैं सब रिप्लेस हो जाएंगे। पहले छोटे नोट से शुरू करेंगे बाद में। तो मैं पुनः उस पर आता हूँ, अपने उस पर कि पर्यावरण। अब रोलेक्स अवार्ड किसके लिए था? जो संगम इसको मिला, सोनम वांगचुक को। पर्यावरण, साइंस एंड हेल्थ, अप्लाइड टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन और कल्चरल हेरिटेज, इन्हीं में मैग्सेसे अवार्ड क्यों मिलता है? मेरी एक और पे भी नज़र थी, पर पता नहीं वो क्यों नहीं प्रमोट हुआ अभी तक। वो पानी के बांधों को लेके राजस्थान का था, राजेंद्र। मेरी नज़र उस पर भी थी, भाजपाइयों की नज़र तो थी कि देखिए 10-15 साल क्या गुल खिलाता और क्या इसको भी पिक्चर में लेके आते हैं। अब एक बात आप देखेंगे,
ये सारे पात्र आके जंतर मंतर पर ऐसे मिले हैं जैसे कोई उपन्यास चल रहा हो जिसके 50 चैप्टर हो और पहले 35-40 चैप्टर तक वो पात्र अलग अलग चैप्टर में आते हैं और आखिरी 3-4 चैप्टर में सब पात्र मिलकर भूमिका अदा करते हैं। इन सभी पात्रों की उपस्थिति शाहीन बाग, किसान आंदोलन, हालांकि वो खालिस्तान सपोर्टेड था, अन्ना हजारे आंदोलन और अन्ना हजारे आंदोलन में थे। आपको अगर रुचि हो तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ इस कॉम्बिनेशन को कि जंतर मंतर में क्या हुआ। बिल्कुल इन सबका विश्लेषण होना चाहिए और बल्कि इनका पर्दाफाश होना चाहिए। ये हैं क्या लोग, क्या कर रहे हैं? सबसे पॉपुलर जो फॉर्मूला भारत में है, अर्बन नक्सलाइट्स यानी कम्युनिस्ट और एम फैक्टर जिहादी। नाम पढ़ के सुनाता हूँ, लिस्ट बना के लाया आज आपके लिए। मुझे पता था आप ये आज जरूर पूछेंगे कि वो आज का हॉटेस्ट मैटर यही है कंट्री का। सोनाक्षी सिन्हा किससे विवाह हुआ? जावेद। शबाना आजमी, जावेद अख्तर बेटा फरहान है, खुले खुला कम्युनिस्ट है। सौरा भास्कर अर्बन नक्सल है, जेएनयू का प्रोडक्ट है ना। आंदोलन को समर्थन देने कौन पहुंचे? नसीरुद्दीन शाह, जीना तमन। व्हाट मोर यू वांट, हैं तो चुके कारतूस पर अजमाए यही जाएंगे क्योंकि डीप स्टेट ने अरसे से इनको काबू में किया हुआ, पैसा देके लाए गए हैं। ये फिल्मी लोग मुफ्त में अपना बुखार भी नहीं बेचते, बिना पैसा लिए नहीं आते ये लोग। अब और नाम सुनाता हूँ जो ज्ञात रूप से अर्बन नक्सलाइट्स हैं या एंटी इंडिया है। विशाल ददलानी खुल के बोलता है, पूनम पांडे, कुनिका लाल सदानंद एडवोकेट होते हुए भी, सोनी राजदान। अभय देओल किस चक्कर में फंस गया मुझे समझ में नहीं आता। अभय देओल क्यों फंस गया ये आश्चर्य की बात है। क्या उसके घर में भी गरीबी आ गई है या पैसे की जरूरत है या डॉलर की जरूरत है? हिमालय और धर्मेंद्र तो ज्ञात रूप से भाजपाई हैं। घोर आश्चर्य है मुझे। कुणाल कामरा भगवान राम और सीता को लेके बोल रहे हैं, है ना। प्रकाश राज ज्ञात रूप से अर्बन नक्सलाइट हैं। अतुल कुलकर्णी, ऋचा चड्डा, हालांकि आजकल ऑकलैंड में पर वहीं से बोल रही है। और रही सही कसर पूरी कर दी, राकेश टिकैत पहुंचे, अरविंद केजरीवाल पहुंचे, पवन खेड़ा पहुंचे। वही चेहरे जो खालिस्तानी आंदोलन में थे। भूपेंद्र यादव बोले जा रहे हैं। अब बात हुआ क्या है कि डीप स्टेट यहां फेल हो गया। मैं गर्व से कहता हूं हमारे प्रधानमंत्री और उनका के नवरत्न, जिनमें 4 नाम प्रमुख रूप से, विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल, सैकड़ों साल में कोई अभी डोभाल पैदा होता है, अमित शाह, और सेकंड पीढ़ी के लोग धामी, उनसे पहले योगी, हेमंत शर्मा बिस्वा, फडणवीस, जो न कर दे सो कम। बीजेपी की सेकंड लाइन तैयार है। और मैं यकीन से कह रहा हूं कि अगर डिलिमिटेशन का ये कानून पास कराने में सफल हो गए, कांग्रेस अगले 20 साल में भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसी से घबराए हुए। और एक तो ये जो एनजीओज की फंडिंग रोकने का जो कानून ला रहे हैं, ये इस आंदोलन की प्रमुख वो है। अब हुआ क्या है इसमें, मैंने देखा कि कांग्रेस ना तो खुलकर सामने आ रही, ना वो पीछे हटना चाह रहे इसमें से। ऐसा है जी, जहां तक मैं समझता हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं और इन घटनाओं पर नजर भी रखता हूं, और आप भी एस्ट्रोलॉजर से कम नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकारों की दृष्टि बहुत दूर तक होती है। शायद डीप स्टेट ने कुछ अपने कारतूसों पर से कृपा हटा ली है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल पहुंचे, परंतु अरविंद केजरीवाल के लोग दिल्ली में होते हुए इस आंदोलन में नहीं पहुंचे।
राहुल गांधी पर भी कृपा में कमी आ गई लगती है और डीप स्टेट ने अपना साया छाया बदल के नए मोहरे गढ़े। दुर्भाग्य से अपरिपक्व मोहरे पकड़े गए। अभिजीत दीपके से 5 घंटे की भूख नहीं सहन होती। रोज 5 स्टार होटल में जाकर सोता था या फ्रेंड के घर जो 5 स्टार जैसे फैसिलिटी है। जब मुख्य आंदोलन चल रहा था, पार्लियामेंट में पहुंचना था तो गायब हो गया। जोश जोश में आके उसके नीतिकारों को उससे गाइड करने का समय नहीं मिला होगा। पर जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले गए तो उसने घोषणा की कि मैं आंदोलन में बैठूंगा। फिर उसने कहा मैं 24 घंटे के लिए बैठूंगा, और एक जरा से बहाने से उसने वो छोड़ दिया। इतने कमजोर मनोबल के लोगों से इतने बड़े आंदोलन नहीं चलते। हमारे नरेंद्र मोदी नवरात्रों के समय अमेरिका गए और सारा संसार चकित रहेगा कि यह आदमी खाली नींबू के पानी पे 9 दिन निकाल दिए, और इसकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा कि अमेरिकन राष्ट्रपति भी प्रभावित रहे। जो महान संकल्प के धनी होते हैं, जो कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। डीप स्टेट को अपनी गलती का जल्दी ही एहसास हो गया और एक अन्य मोहरे को पुनः उतारा गया। उसका नाम है सोनम वांगचुक। चूंकि वो भूख हड़तालों का आदी था, वो थोड़े दिन खींच गया, पर फिर खुशामद में आ गया कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। उसने पुलिस को सहमति दी तब आया और कमजोर सी मांगे रखी, और एक तरह से इन लोगों ने चिरौरी की जेपी नड्डा जी से, इनके सम्मान की भी रक्षा हो जाए। इनको कुछ दिया भी नहीं और आंदोलन खत्म हो गया। एक अन्य बात जो आपको समझने की बहुत जरूरी है, नेपाल छोटा सा देश है, बांग्लादेश छोटा सा देश है। केवल 5,000-6,000 छात्रों का गुट तैयार करके हिंसा फैला के संसद पे या शेख हसीना वाजेद के महल पे कब्जा कर लें और सत्ता पलट दें, यानी सेना देखती रहे और करोड़ों वोटर देखते रहे। ये शैली डीप स्टेट को पसंद आ रही थी। डीप स्टेट के इतिहास की सबसे बड़ी गलती ये आंदोलन है। और लोग बेशक अमित शाह की आलोचना कर रहे हों कि उन्होंने देर से कदम क्यों उठाया। अमित शाह जैसा बुद्धिमान गृह मंत्री देश में आज तक नहीं हुआ। हर षड्यंत्र को पहले भांप लेते। उन्होंने इनकी आखिरी ताकत आखिरी क्षण तक तोल लेने की रणनीति रची, और आकस्मिक रूप से जो लोग कुछ पार्लियामेंट पर जंतर मंतर से ना पहुंच के रेलवे का जो कार्यालय था और कनॉट प्लेस से जो अचानक आए और आधी रात में आए थे और पत्थरों की तैयारी थी, वो इनकी इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं कह सकते, पर षड्यंत्रकारियों की एक नई चाल निकल के सामने आई। अच्छा हुआ इन्होंने पिटाई की, और पिटाई को झेल नहीं सकर छोड़ छोड़ के भाग गए और रहम की भीख मांगते रहे। इसलिए अब ऐसे आंदोलन यहाँ नहीं बन पाएंगे। इस देश का जेएनजी असल तो रचना में लगा हुआ है। 2 दिन पहले एक कमाल का प्रक्षेपण छोड़ा गया, और अब एलन मस्क को और टेस्ला को टक्कर देने की रणनीति पर भारत में काम शुरू हो गया। सुनना है कि रिलायंस में बहुत बड़ी संख्या में सैटेलाइट उतारेगा। मैं कह रहा हूँ असली जेएनजी या असली किसान तो फील्ड में ही हैं, वो ऐसे मंचों पर नहीं आए। और ये नकारा उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कहा कॉकरोच, वो सही कहा। ये सारे कॉकरोच ही थे जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने डिग्रियां नहीं की, और जो कहीं कोई जिनको रहा नहीं है, और यहाँ पैसा पाके पैसा खूब बांटा होगा इस आंदोलन में। इसलिए दीपिका जैसे लोग और सोनम चौंक, इनका कैरियर खत्म हो चुका है। आगे से लोग कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और समाजवादी पार्टी ने ताकत लगा ली, और अरविंद केजरीवाल ने, ना उत्तर प्रदेश से लोग आए ना दिल्ली से आए, और ये सुपर फ्लॉप है। इनकी अंतिम कहानी है। इसके बाद ये फिर जेल जाएंगे, ये सारे लोग जेल जाएंगे। आप इस आंदोलन की कुंडली का विश्लेषण भी करना चाहेंगे कि इस आंदोलन का भविष्य क्या रहेगा और इससे जुड़े लोग कहाँ होंगे कुछ दिनों बाद? मैंने 16 मई 2026 को स्थापित कॉकरोच जनता पार्टी की जन्मपत्रिका देख ली। सारे ग्रह एक तो राहु केतु के बीच में आ गए,
यद्यपि मैं काल सर्पदोष को नहीं मानता, परंतु जो लोग मानते हैं उनके लिए काल सर्पदोष की कुंडली है। फिर सारे ग्रह 4 ही भावों में हैं, तो ये एक बड़ा आक्षेप है। न केवल इसके संस्थापक बल्कि इस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता और अधिकारी जेल जाएंगे। तो इनका भविष्य तो यही कुंद हो गया। और सोनम वांगचुक चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी के नहीं है, अलग हैं, उनका भविष्य कुंद यूं हो गया कि डॉक्टर गीतांजलि जो उनकी दूसरी पत्नी है वो अचानक लाइमलाइट में आई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब बृहस्पति अस्त चल रहे हों उस समय डीप स्टेट अपने एक और मोहरे पे काम करना शुरू कर दे, जो कि डॉक्टर गीतांजलि है। और याद रहे उनकी पिछली पत्नी अभी तक भी लद्दाख में है और उसी संस्थान में से जुड़ी हुई है जिस पर सोनम वांगचुक तलाक के बाद भी साथ जुड़े हुए। यानी डीप स्टेट के 3 मोहरे हो गए एक ही घर में। इनका भविष्य बंद हो चुका है। ये लोग अब नहीं उठ पाएंगे, कैसे आंदोलन कर लो। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने इनके पतन पर ठप्पा लगा दिया। ये था सोनम वांगचुक के आंदोलन का विश्लेषण। इस आंदोलन का क्या हश्र होने वाला है, इससे जुड़े लोगों की का क्या भविष्य है, ये सब आपको जानकारी दी। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।